खाली सुनसान सड़कें, चारों ओर फैला अंधेरा। कहीं एक दो स्ट्रीट लाइट जल रही है। रात के 10 बज रहे हैं। सब लोग आराम से अपने घर में रजाई में दुबक कर बैठे हैं। जाड़े का मौसम है तो अंधेरा भी जल्दी गिराता है। हर कोई अपना काम ख़त्म करके जल्दी से घर पहुंचना चाहता है। रूही को आज ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई। तब तक बाकी का पूरा स्टाफ घर के लिए निकल गया है। बस रूही ही अकेली रह गई थी। ऑफिस से देर से निकलने और अंधेरा होने की वजह से रूही जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी। रूही को जल्दी से अपने हॉस्टल पहुंचना था। 10 के बाद हॉस्टल बंद हो जाता है। फिर किसी भी लड़की को हॉस्टल में आने की इजाज़त नहीं मिलती है। यही सब सोचकर रूही घबरा रही थी। अगर वो समय से ना पहुंची तो कहीं उसे हॉस्टल से निकाल न दे। फिर वो कहाँ जाएगी? इंदौर तो क्या, पूरी दुनिया में उसका कोई अपना सगा रिश्तेदार नहीं है। ले दे करी की सहेली है मीरा, जिसे रूही अपना सब कुछ मानती है। अगर मीरा ना होती तो इस शहर में रूही अकेली ही पड़ जाती। रूही का पूरा बचपन अनाथालय में ही बीता। जब से रूही ने होश संभाला है वो अनाथालय को ही अपना घर मानती है। माता पिता को कभी देखा नहीं और ना ही उनके बारे में कुछ जानती है। तेज कदमों से रूही आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे किसी और के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे रूही को वो आहट अपने करीब महसूस होने लगी। पर डर के मारे रूही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक बार पीछे मुड़कर देखे। रूही मन में सोचती है, शिव जी आज घर सही सलामत पहुंचा दो। अगली बार पक्का समय से ऑफिस से निकल जाऊंगी और सोमवार को मंदिर में आकर प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ शिव जी, पक्का पक्का वाला प्रॉमिस शिव जी, मदद कर दो। रूही कहती है। अब रूही अपने आप से ही कहती है, रूही तू भी ना एक नंबर की डरपोक है। एक बार पीछे मुड़कर देख तो सही, क्या पता तेरा वहम हो और कोई ना हो। वैसे भी सुनसान रास्ते पे पत्तों की भी सरसराहट ऐसे महसूस होती है जैसे कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा हो। ठीक है अब मैं नहीं रहने वाली। अब चाहे जो हो देखा जाएगा। रूही तो हिम्मत रख, शिव जी तेरे साथ हैं। धीरे धीरे रूही पीछे पलटती है। हे भोलेनाथ, हे शिव कह कर देखती है। एक बिल्ली उसके पीछे पीछे चल रही है। बिल्ली को देखकर रूही के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। रूही बिल्ली से, तुझे और कोई नहीं मिला डराने के लिए? ये देख इतनी ठंड में भी मैं पसीना पसीना हो गई और डरते डरते मुझे कुछ हो जाता तो मैं मर जाती तो तुम पर मेरी मौत का इल्ज़ाम आता। फिर बैठी रहती तुम जेल में। बिल्ली को जेल हो ना हो पर तुम ज़रूर पागल खाने जाओगी। ये कहते हुए ही मीरा हंसने लगी। रूही कहती है। रूही मीरा को हंसता हुआ अपने पास देकर रूही की जान में जान आई। मीरा तुम यहाँ कैसे आई? मीरा कहती है, कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मुझे तेरी चिंता हो रही थी कि तू अभी तक आई क्यों नहीं। फिर हॉस्टल भी बंद हो जाता, इसीलिए तुझे ढूंढते ढूंढते आ गई। पर यहाँ तो मेरी जान बिल्ली के साथ बातें करने में मशगूल बैठी है। रूही गुस्से में, यहाँ डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुझे मजाक सोच रहा है। मीरा हंसते हुए रूही के गले में बाहें डालकर खड़ी हो जाती है। अरे नहीं यार, मैं तेरा मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ। तू तो मेरी जान है। जानती है तुझे थोड़ी भी देर हो जाती है तो ना जानी कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। चल अब जल्दी स्कूटी पे बैठ, देर हो गई तो हॉस्टल के अंदर आने नहीं देगी खड़ूस वार्डन। फिर सारी रात इस बिल्ली के साथ सड़क पे बैठ कर बातें करती रहना। रूही मुस्कुराती हुई, मीरा अब तो मार खाएगी मेरे हाथ से। चल अब जल्दी कर, अब देर नहीं हो रही है। मीरा, हाँ मेरी जान, चल ही रही हूँ। वैसे ये तो बता, तूने अब की बार शिव जी को कितनी की रिश्वत दी? रूही हैरानी से, कैसी रिश्वत? मीरा कहती है, अब ज़्यादा मत बन, तुझे अच्छे से जानती हूँ। थोड़ी सी मुश्किल आती नहीं है और तू कोई ना कोई मन्नत मांग लेती है शिव जी से। रूही हंसते हुए, तू तो जानती है मीरा, भोलेनाथ पे मेरा कितना विश्वास है। अगर वो मेरे साथ है तो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो वो झट से मुझे वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अभी भी शिव जी ने तुझे भेज दिया ना मेरी मदद के लिए।
वैसे मैं डरती नहीं हूँ। अगर तू नहीं आती तो भी मैं घर पहुँचने ही वाली थी। मीरा हंसते हुए, हाँ वो तो दिख ही रहा है, इतनी ठंड में भी तू पसीना पसीना हो गई है। रूही नाराज़गी से कहती है, अगर तेरा मेरा मजाक उड़ाकर पेट भर गया हो तो चली, देर हो रही है। और अब तो पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं भूख की मारी। मीरा गाड़ी पे बैठकर हेलमेट पहनती है, एक हेलमेट रूही की ओर बढ़ाते हुए, ले मेरी जान, जल्दी से पहन और चल, खाना भी तेरा इंतज़ार करते करते ठंडा हो गया है। रूही और मीरा कुछ समय में हॉस्टल पहुंच गई। मीरा कहती है, रूही तू अंदर चल, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। रूही कहती है, मीरा मैं यहीं खड़ी हूँ, तू जल्दी से गाड़ी रख, फिर हम दोनों साथ में ही चलते हैं। और मैं अकेली नहीं जाऊँगी, अगर वार्डन ने देख लिया तो देर से आने पे इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना देंगी और साथ में नियम की लिस्ट भी पढ़ कर सुनाने लग जाएंगी। और इस वक्त मैं बिल्कुल भी अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती, बहुत ही थक गई हूँ और बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही है। मीरा कहती है, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मुझे देखकर वार्डन बहुत खुश हो जाएंगी और मेरी आरती उतारते हुए कहेंगी, आइए आइए मीरा जी, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, बहुत जल्दी आ गई आप दोनों, अभी तो हॉस्टल बंद होने में बहुत समय है, थोड़ी देर और घूम फिर लेती, हॉस्टल कहीं भागा थोड़ी ही जा रहा है। रूही हंसते हुए, अरे यार तू उसको आसानी से अपनी बातों में उलझा देती है ना, और वो तेरी बात मान भी लेती है, पर मैं जब भी सामने आती हूँ आवाज़ ही गले में अटक जाती है और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। मीरा कहती है, मेरी जान इतना डरा मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ में, उस वार्डन की तो। रूही कहती है, चुप, कुछ भी कहती है, चल अभी जल्दी चले। रूही और मीरा धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, तभी पीछे से रुको एक कड़कड़ाती आवाज़ सुनकर दोनों ही ठहर जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। रूही और मीरा पीछे मुड़ती हैं। वार्डन आशा उसे घूर कर देख रही थी। रूही मीरा से, ये आफत अभी तक सोई नहीं, लगता है हमारा ही इंतज़ार कर रही है, और वैसे भी इसे नींद कहाँ आती है, जब देखो झाँकती ही रहती है। मीरा हंसते हुए, हाँ उल्लू की तरह। रूही कहती है, चुप कर यार, कुछ भी बोलती है। मीरा कहती है, तो कुछ गलत कहा क्या, देख तो कैसे घूर रही है, लगता है कच्चा ही खा जाएगी, शायद ये भी भूखी है हमारी तरह, खाना नहीं खाया होगा इसने भी। मीरा और रूही धीरे धीरे हंसने लग गई। आशा कहती है, ये क्या खुसर फुसर लगा रखी है दोनों ने, एक तो देर से आती हो, ऊपर से खी खी करके हंस रही हो, कहाँ थी अब तक, इतनी देर क्यों लगा दी आने में। मीरा कहती है, मैम हम तो जल्दी ही आ रहे थे, पर एक गाड़ी रूही को टक्कर मारने वाली थी, पर वहाँ पर खड़े कुछ लोगों ने रूही को बचा लिया। आप तो जानती हैं रूही कितना डर जाती है, बस रूही को संभल कर लाने में ही देर हो गई। आशा कहती है, ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना रूही। रूही कहती है, नहीं मैम हम ठीक हैं। आशा कहती है, ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी से अपने कमरे में, पर आगे से ध्यान रखना। रूही और मीरा एक साथ, जी मैम कहकर दोनों अपने कमरे की ओर भाग कर चली जाती है। मीरा रूही से कहती है, रूही जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, मैं तब तक खाना गर्म कर देती हूँ, ठंड में खाना भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। रूही कहती है, बस तो 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आती हूँ। मीरा कहती है, जाने ये तेरा कौन सा हिसाब है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, 2 मिनट रुकने का बोलती है, 5 मिनट में आने का, और आती आधे घंटे में। बचपन में गणित पढ़ी थी या नहीं। रूही बाथरूम से ही, हाँ पढ़ी थी, और क्लास में टॉप भी कहती थी। मीरा कहती है, अच्छा जल्दी आ, आज खाना तेरी पसंद का ही है, मटर का पुलाव, आलू गोभी की सब्जी रोटी और गुलाब जामुन भी। रूही मीरा से कहती है, अरे वाह, गुलाब जामुन भी, गुलाब जामुन मिल जाए फिर खाने में और क्या चाहिए। ये कहते हुए रूही ने जैसे ही गुलाब जामुन उठाया, मीरा ने जल्दी से उसके हाथ से वापस ले लिया। मीरा रूही से कहती है, पहले खाना खा ले, बाद में गुलाब जामुन खाना, दिन में भी तुमने कुछ खाया नहीं होगा। रूही कहती है, आज ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था तो खाना खाने का समय ही नहीं मिला, इसीलिए लौटने में भी देर हो गई। मीरा कहती है, हाँ जानती हूँ, तेरा हर बार का ही यही है, खाना खाती नहीं है समय से, फिर बीमार हो जाती है। अब जल्दी से खाना खा ले, मुझे भी भूख लग रही है, फिर आराम से गुलाब जामुन खा लेना, पर एक तो मुझे खिलाएगी ना कि सारे तू ही खा जाएगी।
हाँ हाँ, तुझे भी दूंगी, एक दे दूंगी, तू भी क्या याद रखेगी, किस दिलदार से पाला पड़ा है। रूही की ये कहते ही मीरा और रूही हंसने लग गई। खाना खाकर दोनों सोने के लिए बिस्तर में घुस गई रजाई लेकर। मीरा रूही से कहती है, सो गई रूही? रूही कहती है, बस सोने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा सुन ना रूही, तो इतनी मेहनत क्यों करती है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। ना खाने की सुध रहती है ना पीने की, सारा दिन काम, इसके सिवा तुझे और कुछ सूझता ही नहीं है। अब तू अपनी ज़िंदगी में सेट क्यों नहीं हो जाती? कब तक अकेली रहेगी? कॉलेज में भी तुझे रोहित ने प्रपोज़ किया था, तुमने उसे भी मना कर दिया। तेरे ऑफिस का कलीग मोहन भी तुझे कितना पसंद करता है, पर तू किसी को भी हाँ नहीं कहती है। तू जानती है तू कितनी खूबसूरत है। एक बार जो तुझे देखता ही रह जाए, तो अगर किसी को हाँ कह दे तो वो सारी दुनिया तेरे कदमों में ला कर रख दे। पर तुझे पता नहीं क्या चाहिए, क्यों नहीं किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलती है। रूही मीरा से कहती है, अरे यार, क्योंकि मैं उनमें से किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ। मीरा कहती है, तू एक बार सोच तो, शायद तुझे किसी से प्यार हो जाए। रूही कहती है, प्यार ऐसे ही थोड़ी ना किसी से होता है। मीरा कहती है, तो फिर कैसे होता है प्यार, ज़रा बताना मेरी जान। रूही कहती है, प्यार वो तो अपने आप हो जाता है, और जैसा प्यार इश्क मुझे चाहिए वो तो मुझे मिलेगा भी या नहीं, ये मैं भी नहीं जानती। मीरा कहती है, अच्छा जी, तो ये बात है। मेरी भोली भाली जान ने अपने राजकुमार के सामने देख कर रखी है। चल अब बताना कैसा राजकुमार चाहिए तुझे। रूही मीरा के सिर पे हल्की सी चपत लगाकर हंसते हुए, अरे यार, मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, बस एक सीधा साधा बंदा चाहिए जो मुझे बहुत सारा प्यार करे। जब वो मुझे देखे तो सिर्फ मुझे देखे, जब वो किसी और को देखे तब भी वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे। जब उसकी नज़रें मेरे चेहरे पे पड़ी तो मेरी नज़रें झुक जाए। जब वो कहीं भी मेरे आसपास हो तो उसके होने का एहसास मुझे महसूस हो। तब वो मेरे करीब आए तो उसकी धड़कनें मुझे सुनाई दे और मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाए। जब वो छुए तो मोम की तरह मैं पिघल जाऊं उसकी बाहों में, जिसकी एक झलक पाने को मैं हर पल बेकरार रहूं। जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा समझे, जो मुझ पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करे, जो मेरी हर आहट महसूस करे। जब वो हंसी तो उसकी हंसी से मेरा रोम रोम खिल जाए। मीरा कहती है, बस कर मेरी जान, कितनी बड़ी लिस्ट बना रखी है तूने तो ऐसे इंसान इस दुनिया में मिलने से तो रहा, ऐसा ना हो तब इंतज़ार ही करती रह जाए। रूही कहती है, ढूंढती है नज़र जिसे हर पल, दिखता है चेहरा जिसका धुंधला, बस जाए वो मेरी नस नस में, इश्क उसका मेरी सांसों में घुला। रूही मीरा से, चल बहुत देर हो गई, अब सो जा, सुबह काम पर भी जाना है, देर हो गई तो फिर क्लास लग जाएगी। रूही मीरा से गले मिलते हुए, गुड नाइट मीरा, गुड नाइट मेरी जान, सो जा, तुझे सपने भी तो देखने हैं अपने राजकुमार के। कहते हुए मीरा हंसने लगी। अलार्म की आवाज़ से सुबह रूही की नींद खुल गई। मीरा रूही से, ये टिक टिक बंद करना, थोड़ी देर और सोने दे, रात में भी देर से ही सोई थी। रूही मीरा की रजाई खींचते हुए, देर तो हो गई है, देख सूरज भी निकल आया है, और आज मुझे मंदिर भी जाना है, शिव जी के दर्शन करके फिर ऑफिस जाऊंगी। आज ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है, कंपनी में नया बॉस आ रहा है। मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चाय नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तू भी तैयार हो जाना। फिर मुझे मंदिर तक छोड़ के तू अपने काम पे चली जाना, मैं ऑफिस के लिए ऑटो कर लूँगी। इतना कहकर रूही जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर रूही ने चाय नाश्ता बना लिया। कमरे में जाकर देखती है तो मीरा अभी तक सो रही है। रूही ने कमरे के पर्दे खोल दिए। सूरज की रोशनी जब सोती हुई मीरा पे पड़ी तो मीरा कहती है, थोड़ी देर सोने भी नहीं देती, जानती है जितनी रात भर में नींद नहीं आती ना, उतनी ही अच्छी नींद सुबह के कुछ घंटों में आती है। रूही कहती है, तू सोती रहे आराम से, मुझे देर हो रही है, मैंने चाय पी ली है, मैं जा रही हूँ, तू भी उठकर नाश्ता करके चली जाना। मीरा जल्दी जल्दी उठते हुए रूही से कहती है, अरे मेरी जान रुक तो, अभी तुझे ऑटो भी नहीं मिलेगा, और ना ही बस इतनी सुबह सुबह
बस 5 मिनट रुक, मैं जल्दी से आती हूँ। इतना कहकर मीरा भागते हुए बाथरूम में चली गई। नीली जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर मीरा भागती हुई आई। मीरा के बाल बिल्कुल छोटे से हैं, कंधे तक ही आते हैं, तो उसने बाल बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। हाथ में घड़ी और कान में छोटे छोटे टॉप्स पहनकर मीरा फटाफट से तैयार होकर आ जाती है। क्या सोच रहे हैं? कहानी की नायिका रूही के बारे में तो बताया नहीं, वो कैसी दिखती है? वह जल्दी ही बताएंगे। हमारी रूही कितनी खूबसूरत है। मीरा गाड़ी स्टार्ट करके रूही को अपने साथ बिठाकर मंदिर ले जाती है। भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर दोनों अपने सैंडल उतारती हैं। पूजा की थाली लेकर पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है। रूही ने मन्नत मांगी थी, कल रात को उसके लिए भी अलग से प्रसाद ले लेती हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। पुजारी रूही से पूजा की थाली और प्रसाद लेकर शिव जी की पूजा करते हैं। रूही और मीरा के माथे पर टीका लगाकर प्रसाद दे देती हैं। मीरा रूही से कहती है, जब मैंने पूछा था रात में शिव जी को कितनी की रिश्वत दी, तब तो मना कर दिया था। अब रूही कहती है, अब क्या, मैंने रिश्वत थोड़ी ही ना दी, मैंने तो शिव जी को मुझे घर सही सलामत पहुंचाने के लिए प्रसाद चढ़ाया है। अब जल्दी से मुझे ऑफिस छोड़ दिए, आज तो समय से पहुंच जाऊं। मीरा रूही को उसके ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर छोड़ते हुए अपने काम पे चली जाती है। शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। उसी बिल्डिंग के छठे माले पर है GR फैशन हाउस, जो बहुत ही बड़ी नामी कंपनी है। इस कंपनी को हर बार बेस्ट फैशन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है। रूही इसी कंपनी में पिछले कुछ सालों से काम करती है। रूही जल्दी जल्दी से अपने कदम बिल्डिंग की ओर बढ़ाती है। बिल्डिंग के अंदर घुसती ही रूही लिफ्ट की ओर जाने लगती है। रूही लिफ्ट की ओर देखकर, ये तो बंद होने वाली है, भाग रूही भाग जल्दी से। अगर ये लिफ्ट बंद हो गई तो तुझे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, वो भी 6 माले पर चढ़कर। रूही भागती हुई लिफ्ट के अंदर जाती है। कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में भागते हुए रूही का बैलेंस बिगड़ जाता है और रूही गिरने ही वाली होती है कि दो मजबूत हाथों ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। रूही ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर रूही को थामने वाली की दोनों आंखें रूही के चेहरे पर टिक जाती है। रूही दूध सी गोरी, बड़ी बड़ी काली आंखें, नाजुक पतले से होंठ, लंबी पतली सुराहीदार गर्दन, लंबे बाल जो कमर तक छू रहे हैं गिरने की वजह से। कुछ बाल रूही के चेहरे पे फैल गए हैं। रूही के गुलाबी रंग का पटियाला सूट पहना है और उस पर काले रंग का मोतियों वाला दुपट्टा, जो रूही की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। रूही ने जब देखा वो गिरी नहीं है, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को किसी की बाहों में देखकर घबराकर जल्दी से हटकर एक कोने में खड़ी हो गई। रूही ने उस आदमी की तरफ बस एक नज़र ही देखा, फिर दोबारा रूही की हिम्मत ही नहीं हुई उसकी तरफ देखने की या उसे थैंक यू कहने की। तब तक उस आदमी ने भी लिफ्ट चालू करके छठे माले का बटन दबा दिया। रूही को भी वहीं जाना था, इसीलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। तभी रूही का फ़ोन बजता है। फ़ोन स्क्रीन पर पूजा का नाम फ्लैश होता है। पूजा रूही के साथ ही काम करती है। रूही फ़ोन उठाकर बात करती है, हेलो पूजा, रूही अब तक नहीं आई। पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया है नए सर के स्वागत के लिए और तुम्हें ही उनका वेलकम करना है, जल्दी आ। रूही कहती है, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, लिफ्ट में ही हूँ। सर का वेलकम किसी और से करा लो ना यार, ऑफिस में कितने सारे लोग हैं। पूजा कहती है, तू तो जानती है मैनेजर सर का ऑर्डर है, तू ही सर का वेलकम करेगी और उनको मना कौन कर सकता है। रूही कहती है, ठीक है आती हूँ। अच्छा सुन तो, नए सर का कुछ पता चला? नाम क्या है, कैसे है? पूजा कहती है, नहीं, बस इतना ही पता चला है कि उनका नाम जोगी है। मैं अब फ़ोन रखती हूँ, तू जल्दी आ। रूही अपने आप में, ये भी कोई नाम हुआ जोगी? ऐसा लग रहा है सीधा हिमालय से आ रहा है या फिर हिमालय पे जा रहा है तपस्या करने के लिए। छठे माले पे लिफ्ट रुकते ही रूही जल्दी से बाहर आ जाती है और वो शख्स रूही को जाते हुए देख रहा है। ऑफिस में पहुंचते ही रूही देखती है पूरा स्टाफ नए सर के वेलकम के लिए खड़ा है। रूही भी वहीं पर खड़ी हो जाती है। पूजा रूही के पास आकर कहती है, कितना टाइम लगा देती है आने में,
आज तो समय से आ जाती। मैनेजर 5 बार पूछ चुका है तेरे बारे में। मैनेजर कहता है, रूही जल्दी आओ, सर का वेलकम तुम्हें ही कहना है। ये बुके लो, अपने आप संभाल कर रखो, अपने पास संभाल कर रखो, सर बस किसी भी समय आती ही होंगी। रूही कहती है, जी। मैनेजर पूरे स्टाफ को संबोधित करते हुए कहता है, मिलिए हमारी कंपनी GR फैशन हाउस के नए CEO मिस्टर जोगी राजवंश से। बहुत ही कम समय में मिस्टर जोगी राजवंश कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ गए हैं। काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। मेहनत, लगन, काम पर फोकस और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं इनमें। बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत सारी तरक्की कर ली है और आज इस कंपनी के नए CEO बनकर यहाँ का काम संभालेंगे। पूरा ऑफिस के स्टाफ ने भी मिस्टर जोगी राजवंश के वेलकम सर कहकर स्वागत किया। लेकिन जब रूही ने जोगी सर को देखा तो उसे देखती ही याद आया कि इनसे तो मैं अभी लिफ्ट में मिली थी। मैंने इन्हें थैंक यू भी नहीं कहा और अब तो सॉरी भी कहना पड़ेगा क्योंकि मैंने इन्हें जोगी बाबा जो कह दिया। ये हिमालय जाए या ना जाए, लेकिन तेरी हिमालय की टिकट ज़रूर कटवा देंगे अगर इन्होंने तुझे देख लिया तो। रूही जल्दी से स्टाफ के पीछे छिप गई, लेकिन वो जानती नहीं है जोगी सर की नज़र रूही पर ही है। मैनेजर कहते हैं, रूही कहाँ हो? हमारे नए सर का स्वागत करना है। सब यहाँ वहाँ देख रहे हैं। तभी किसी ने कहा, रूही वहाँ कोने में खड़ी है। रूही तुम जल्दी आओ, सर को बुके देकर उनका स्वागत करो। रूही कहती है, जी सर। रूही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो सोच रही है कि सर उससे सबके सामने डांट ना दे या कुछ कहना दे। अगर उन्होंने नाराज़ होकर नौकरी से निकाल दिया तो शिव जी बचा लो, आज ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कल सुबह मंदिर आकर नारियल चढ़ा जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ भोलेनाथ मदद करना। रूही जोगी सर के सामने जाकर उन्हें बुके देकर कहती है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुके देते समय रूही के हाथ बहुत कांप रहे थे और रूही सामने नहीं देख रही थी। मैनेजर रूही से कहते हैं, रूही कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बुके सर के हाथों में दो और सामने देख कर दो। रूही कहती है, जी सर। रूही घबराते हुए धीरे धीरे अपना चेहरा सामने कहती है तो जोगी राजवंश सर को देखती ही रह जाती है। 6 फीट 2 इंच की लंबाई, गहरी भूरी चेहरे पर, हल्की बियर्ड, स्टाइलिश घड़ी, काले कलर का कोट पैंट और थोड़े से लंबे बाल भी। कुल मिलाकर एक बहुत ही हैंडसम बंदा रूही के सामने खड़ा था। एक रफ और टफ लुक वाला स्मार्ट बंदा। रूही तो उसे देखती ही 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो गई और मिस्टर जोगी राजवंश अपने दोनों हाथ बांधे एकटक रूही को ही देख रहे थे। मैनेजर रूही से कहते हैं, रूही अब आप जाकर अपनी जगह पे खड़ी हो जाइए। मैनेजर की आवाज़ सुनकर रूही होश में आई और झेपते हुए वहाँ से चली गई। मिस्टर राजवंश, सर आप अपने स्टाफ को कुछ कहना चाहते हैं? जोगी राजवंश कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं आज से इस फैशन हाउस और आपका बॉस मैं हूँ। मैं अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ और आप सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इस कंपनी को अपना मानकर ईमानदारी से अपना काम करेंगे। काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। बाकी साथ में काम करते करते आप मेरे बारे में बहुत कुछ जान ही लेंगे। आप सब अपना काम करिए। नए प्रोजेक्ट की डिटेल आप सबको जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, रूही की तरफ देखते हुए, नाम मेरा जोगी ज़रूर है, पर फिलहाल मेरा हिमालय पर जाकर तपस्या करने का कोई इरादा नहीं है। तो आप में से भी किसी के मन में ऐसे मुझे हिमालय पर भेजने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। रूही ने नज़र उठाकर सामने देखा तो जोगी राजवंश रूही की ओर ही देख कर ये कह रहा था। रूही की नज़रें जोगी की नज़रों से जा मिली और उन आँखों में कुछ खोजने लगी। ऐसा लगा वो आंखें कुछ कह रही हैं। जोगी राजवंश मैनेजर से कहते हैं, मिस्टर वर्मा मेरे कैबिन में कॉफ़ी भिजवा दीजिए और मेरी सेक्रेटरी को भी भेज दीजिए, कुछ नोट बनवाने हैं। मैनेजर वर्मा कहते हैं, जी सर अभी भेजता हूँ। जोगी राजवंश अपने कैबिन में जाकर कोट के बटन खोलकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जोगी राजवंश ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे कुर्सी की ओर टिका दिया और फाइनली
तुम मिल गई आज मुझे। मिस इनाया राठौर, पिछले 3 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पागलों की तरह। एक शहर से दूसरी शहर, कोई गली कोई गांव नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ उम्मीद थी तुम्हारी मिलने की, हर उस जगह पर गया, पर तुम मिली कहाँ? यहाँ इंदौर में। यहाँ तुम अपना नाम अपनी पहचान बदल कर रह रही हो। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अगर अपने शहर उदयपुर में रहता तो तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। अब बहुत ही मुश्किलों से मिली हो। अब फिर से मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अब हर पल तुम मेरी आँखों के सामने रहोगी। कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं, कहीं नहीं। इतना कहकर जोगी राजवंश की आंखों से आंसुओं की 2 बूंद गिरकर गालों पे लुढ़क गई। 15 दिन पहले जोगी राजवंश के पास उसके दोस्त नीरव का फ़ोन आता है। हेलो जोगी। जोगी, उसे मैंने देखा है। जोगी कहता है, किसे देखा है यार? नीरव कहता है, अरे उसे ही। उसे किसे? साफ साफ बता, किसे देखा है? जोगी थोड़ा इरिटेट होकर कहा। नीरव कहता है, देख यार, तो ध्यान से मेरी बात सुन। तुझे पता है ना, मैं 3 दिन पहले अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए क्लाइंट से मिलने इंदौर गया था। जोगी कहता है, हाँ पता है। तो 3 दिन बाद आज मुझे फ़ोन कर रहा है। कहाँ था तू अब तक, और मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा था? नीरव कहता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुझे कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जो मैंने देखा है वो सच है या फिर नहीं, या फिर मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। पर अब लग रहा है मुझे तुझे बता दूँ। क्या पता वो सच ही हो और तुझे तेरी मंजिल मिल जाए। क्या बात है? क्या कहना चाहता है? साफ साफ बता। इतना बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहा है? गुस्से में फ़ोन की इस ओर से जोगी ने नीरव से कहा। नीरव फ़ोन की दूसरी ओर से, मैंने इनाया को देखा इंदौर में। ये सुनते ही जोगी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। इनाया का नाम सुनते ही उसका चेहरा जोगी की आंखों के सामने घूमने लगा। जोगी की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच ही है ना। हेलो हेलो जोगी, तू सुन रहा है ना? जोगी, तू है फ़ोन पर या नहीं? कुछ तो बोल यार। जोगी संभलते हुए, हाँ सुन रहा हूँ। तुझे सच में इनाया राठौर को देखा यार? जोगी, मैं तुझे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तू एक बार जाकर खुद देख ले और तसल्ली कर ले कि वो इनाया ही है या नहीं। और क्या पता चला तुझे इनाया के बारे में? जोगी ने नीरव से पूछा। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस इतना पता चला है कि वो वहाँ पर रूही के नाम से एक हॉस्टल में रह रही है। इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है इनाया के बारे में। बाकी तू वहाँ पर जाकर पता कर ले, नीरव ने फ़ोन की दूसरी ओर से कहा। जोगी कहता है, मैं यहाँ का काम ख़त्म करके इंदौर के लिए निकलता हूँ। इस बार मेरी किस्मत मुझसे नहीं रूठ सकती। इनाया को अब की बार मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमसे चाहतों का है ये अजब सिलसिला। मिलकर भी तू मुझे क्यों ना मिला? इश्क किया है तुमसे खुद से भी ज़्यादा। तेरा इश्क मेरी सांसों में घुला। मैं आई कम इन सर? जोगी राजवंश के कैबिन पर रूही ने दस्तक दी और इस आवाज़ से जोगी अपने ख्यालों से बाहर आ गया। यस कम इन, जोगी ने कहा। रूही घबराते हुए, सर आपकी कॉफ़ी। सर मिस्टर वर्मा ने कहा था कि आपने बुलाया है, आपको कुछ नोट लिखवाने हैं। रूही को अभी भी डर लग रहा है जोगी से। लिफ्ट में जो हुआ उसे सोचकर वो बड़ी हिम्मत करके जोगी के कैबिन में आई है, क्योंकि रूही ही जोगी की सेक्रेटरी है और उसे अपना काम करना ही पड़ेगा। आज इतने समय बाद इनाया की आवाज़ जोगी के कानों में सुकून दे रही थी। कितना तरसा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने को। कहाँ चली गई थी तुम? जोगी की नज़र इनाया के चेहरे पर ठहर गई। वो उसे एकटक देख रहा था। दिल चाह रहा है तुम्हें अपने पास बिठाकर जी भर कर देखूं, पर अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। रूही धीरे से कहती है, सर आपकी कॉफ़ी। जोगी कहता है, तुम? रूही अपनी नज़रें नीचे करके धीरे से, सर मैं रूही, आपकी सेक्रेटरी, आपने बुलाया था। जोगी अनजान बनते हुए, ओह तो तुम हो मेरी सेक्रेटरी? रूही कहती है, जी सर। जोगी अपनी कुर्सी से उठकर रूही की ओर बढ़ते हुए, तुम ही थी ना लिफ्ट में
जिसे मैंने गिरने से बचाया था। रूही अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबाते हुए खुद से ही, हे शिव जी, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अब क्या होगा, मुझे नौकरी से निकाल न दे। जोगी कहती है, सॉरी। जोगी गुस्से में थोड़ी आवाज़ ऊंची करके, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब का। रूही डरते हुए, जी सर। जोगी कहता है, तो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे थैंक यू कहना चाहिए? इतना कहकर जोगी रूही के बहुत ही करीब आकर खड़ा हो गया। इतने अपने करीब अपने इतने करीब जोगी को देखकर रूही के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसके गले में आवाज़ ही अटक गई। रूही को इस तरह देखकर जोगी मन मुस्कुराने लग गया, लेकिन फिर गुस्से का दिखावा करते हुए, तो फिर कहो। रूही घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है सर? धीरे से रूही ने पूछा। जोगी ने रूही के चेहरे पर फैले हुए बालों को अपने हाथ से कान के पीछे कहते हुए कहा, तुम्हें गिरने से बचाया, तो क्या कहना चाहिए तुम्हें? रूही कहती है, थैंक यू सर। ये कहते हुए रूही कुछ कदम पीछे हो गई, लेकिन अचानक से जोगी के छूते ही रूही के दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई। रूही के बालों को हटाते हुए जोगी के हाथ रूही के गालों पर भी छू गए थे, जिससे रूही के जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ पड़ी। जोगी मन में कहता है, बस एक बात तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ कि तुम सच में हो या फिर जागती आंखों से मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जोगी रूही को यूं घबराता देखकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। टेबल पर रखे पेपर वेट को गोल गोल घुमाते हुए, कमल फैशन इंडस्ट्रीज़ की फाइल कहाँ पर है? उसे स्टडी के लिए मेरे टेबल पे रख दो और उनके साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। बाकी आज अगर मेरी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग ना हो तो बाकी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। रूही कहती है, जी सर, आप जा सकती हैं और जाते जाते कैबिन का दरवाज़ा बंद करके जाइए। जी सर। रूही कहते हुए गेट बंद करके बाहर चली गई। रूही खुद से ही, यार रूही, ये बॉस तो कोई पागल लगता है इस जोगी को कोई जोगन नहीं मिली है, इसीलिए इसके दिमाग के सारे तार उलझ गए हैं। बाल भी तो जोगी बाबा की तरह लंबे रखे हुए हैं, बस तपस्या करना बाकी है। मेरा बस चले तो अभी के अभी इसे हिमालय पर्वत पर भेज दूँ, वहाँ पर बैठकर धुनी रमाता रहे। आज पहले दिन ही मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं गया, पता नहीं आगे क्या होगा। शिव जी बचा लेना इस जोगी बाबा से। अरे अरे, जोगी बाबा नहीं, जटाधारी जोगी बाबा। पूजा रूही से कहती है, कितनी देर से देख रही हूँ, खुद से ही बातें करी जा रही हैं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रूही कहती है, हाँ पूजा, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे भला क्या होना है, अच्छी भली तो खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। पूजा हंसती हुई, चल कोई ना, तो काम कर ली। रूही पियून से कहती है, मोहन काका, ये फाइल सर के कैबिन में पहुंचा दीजिए। पियून फाइल लेकर जोगी के कैबिन में जाता है। सर, ये फाइल रूही मैम ने भिजवाई है। पियून ने जोगी से कहा, यहाँ टेबल पर रख दो और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जी सर कहते हुए पियून ने पहले वाली कॉफ़ी का मग उठाया और कैबिन से बाहर चला गया। जोगी किसी को फ़ोन करके उससे बात करता है। फ़ोन की रिंग जाने पर फ़ोन की दूसरी ओर से एक आदमी बात करता है। जोगी फ़ोन पर रूही के बारे में सारी जानकारी चाहिए मुझे। वो कहाँ रहती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, सब कुछ, और बहुत ही जल्द। आप चिंता ना करें, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको सब बात पता करके बताता हूँ। फ़ोन की दूसरी ओर से आवाज़ आई और जोगी ने फ़ोन बंद करके सामने अपने टेबल पे रख दिया। ऑफिस में लंच टाइम होने पर सब अपना टिफ़िन लेकर अपने दोस्तों के साथ खाने बैठ गए। पूजा रूही से, रूही आजा, तू भी लंच कर ले हम सब के साथ। रूही, नहीं, तुम सब खाओ, अभी मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। रूही ने पूजा से कहा। पूजा कहती है, थोड़ा सा तो खा ले, तेरा मन कभी नहीं होता खाना खाने का। रूही कहती है। रूही हंसती हुई, चाय पीने की बड़ी तलब है यार, एक कप चाय पीऊँगी भी। ओके, जैसी आपकी इच्छा रूही जी, मुस्कुराते हुए पूजा ने कहा और लंच करने चली गई। रूही एक कप कड़क चाय मंगवाई। तब तक
जब तक रूही की चाय आती है, रूही ऑफिस का कुछ काम करने लगी। कैबिन की खिड़की पे खड़े अपने दोनों हाथ बांधे जोगी की नज़र अपने डेस्क पर काम कर रही रूही पर थी। रूही ने अपने बालों को बांधकर उनका जूड़ा बना लिया था। कुछ बाल उसके चेहरे पर ही गिरे थे और मुंह में पेन पकड़े हुए थी और छोटे छोटे झुमके रूही के चेहरे की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। जोगी तो एकटक रूही को ही देखे जा रहा था। एक ठंडक सी मिल रही थी उसे, जैसे तपते रेगिस्तान में किसी ने पानी के छींटे मार दिए हों। रूही, मैम आपकी चाय। ये कहते हुए एक प्यून ने रूही के टेबल पे चाय रख दी। चाय पूरी गर्म है ना? मुस्कुराते हुए रूही ने पूछा। मैं जानता हूँ आप एकदम गर्म चाय पीती हैं, तो ठंडी कैसे लाता? अब जल्दी पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। तो प्यून नहीं, फिर आप हंसते हंसते, प्यून ने कहा। रूही आराम से गरम गरम चाय पीने लगी और साथ में अपना काम भी करती रही। फाइलें अरेंज करना, नए प्रोजेक्ट की डिटेल, पेंडिंग वर्क, सब कुछ अच्छे से करके फाइल में जमाने लगी। क्या पता जोगी सर कब कौन सी फाइल मांग ली। इतने में रूही का फ़ोन बजता है। रूही के फ़ोन स्क्रीन पे मीरा का नंबर फ्लैश होता है। रूही फ़ोन उठाती है और मीरा से बात करती है। मीरा कहती है, खाना खा लिया रूही मेरी जान? रूही कहती है, भूख नहीं थी, चाय पी ली। मीरा कहती है, तुझे भूख लगती ही कब है? अच्छा सुन, आज मैं जल्दी काम से फ्री हो गई हूँ तो तुझे लेने आऊँगी। तू निकल मत जाना, मेरा इंतज़ार करना। आज हम दोनों चाट और गोलगप्पे खाएंगे, बहुत दिन से खाए नहीं हैं। रूही खुश होकर, तूने तो मेरी मन की बात कह दी, मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, तू भी आ जा, फिर साथ में चलते हैं। ओके बाय कहकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। रूही बाहर अपना काम करती रही और जोगी अंदर आंखें बंद करके अतीत के गलियारे में भटकता रहा। शाम होने तक सबने अपना काम ख़त्म कर लिया और घर के लिए निकलने लगे। कल ऑफिस से निकलने में रूही को देर हो गई थी, इसी वजह से रूही ने आज अपना सारा काम समय से ही कर लिया था। फिर मीरा भी उसे लेने आने वाली थी, तो रूही देर तक रुकना नहीं चाहती थी और वो भी बाहर निकल कर मीरा का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में मीरा भी वहाँ आ गई और दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। मीरा कहती है, कैसा रहा आज का दिन मेरी जान? आज तो नए बॉस आने वाले थे ना तेरी? रूही मायूस होकर, हाँ आ गए। मीरा हंसते हुए, तो तू इतनी उदास क्यों है? कोई बुढ़ा खड़ूस है क्या तेरा बॉस, जिसके आते ही तेरी क्लास लगा दी? रूही कहती है, अरे नहीं यार, आज पहले दिन ही मेरा इंप्रेशन ख़राब हो गया उसके सामने। मीरा कहती है, क्यों, ऐसा क्या कर दिया तूने मेरी जान? रूही कहती है, मीरा को लिफ्ट वाली पूरी बात बताती है कि कैसे वो गिरी और सर को हिमालय भेज रही थी। रूही की बात सुनकर मीरा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, वाह मेरी जान, तो पहले दिन ही सर की बाहों में पहुंच गई। बड़ा ही हैंडसम होगा तेरा बॉस। रूही गुस्से में, कोई हैंडसम नहीं है, जोगी है वो, और वो भी सच का। मीरा हंसते हुए, ठीक है, वो जोगी है तो तू उसकी जोगन बन जा। रूही गुस्से में, मुझे नहीं बनना किसी की जोगन। अब अगर तूने मेरा मजाक उड़ाया ना तो मैं बात नहीं करूँगी तुझसे। अच्छा बाबा नाराज़ मत हो, सॉरी तो कहे तो कान पकड़ के सॉरी कहो। मीरा ने कहा, नहीं कान मत पकड़, तो कान पकड़े देगी तो गाड़ी कौन चलाएगा? एक्सीडेंट हो गया तो? अभी मरने का कोई इरादा नहीं है मेरा। हंसते हुए रूही ने कहा, इधर ऑफिस में सर बहुत देर हो गई है, पूरा स्टाफ चला गया है, आप कब तक रुकेंगे? जोगी हैरानी से, सब लोग चले गए? पियून कहता है, जी सर सब चले गए। जोगी थोड़ा उदास होकर, अब तुम्हें देखने के लिए कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग अगर इस कहानी का दूसरा भाग भी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जो कि हमारे एएस हिंदी कहानियाँ चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के दूसरे भाग को ज़रूर पढ़ें। कहानी बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चलिए आइए हमारे एएस हिंदी कहानियाँ चैनल पर प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ पुरानी कहानी
जबरन शादी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ।